हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको 2 और वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने लगभग 40 प्रश्न को डिस्कस किए हैं, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवेज और अदर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र से सवाल आते हैं, उसमें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल के बारे में दोस्तों को ज़रूर बताएं और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यूज़र नेम भी है, आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन से उत्पादक घटक हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कौन सा उत्पादक है, प्रोड्यूसर कौन है। गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे, इनमें प्रोड्यूसर कौन है तो हरे पौधे हैं। तो इसका आंसर बनेगा डी, प्रोड्यूसर कौन है, हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घास पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है, उसमें खाद्य श्रृंखला को देखना है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है। तो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। तो ये पहला ही सही है। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा बाज। तो ये पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन सही है। जो फूड चेन होता है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए और जो सबसे लास्ट होता है वो टर्शियरी कंज्यूमर हो गए। और इनमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ 10% होता है। मान लिया कि यहाँ पे यदि 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है इसके पास, तो इसके पास मात्र 10% मतलब 100 किलो कैलोरी ही एनर्जी इसके पास जाएगी। और इसके पास आगे कितनी जाएगी तो इसके पास मात्र 10 किलो कैलोरी ही एनर्जी जाएगी और इसके पास 1 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो 10% ही होता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है। ठीक है, तो देखना है तो इसका आहार श्रृंखला सही है कि पहला हो जाएगा डाइटम, दूसरा हो जाएगा क्रिस्टेशियाई, ये केकड़े के जैसा होता है क्रिस्टेशियाई, और तीसरा हो जाएगा हेरिंग जो कि एक मछली है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, डाइटम, क्रिस्टियाई और हेरिंग। यहाँ एक स्लाइड और देख सकते हैं जिसमें फूड चेन के बारे में दिया गया है। जो जल से और यहाँ सन से प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद इसे पहला जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो इसे खाएगा, उसके बाद इसे दूसरा द्वितीय उपभोक्ता है वो इसे खाएगा और उसके बाद जो तृतीय उपभोक्ता है जो इसे खाएगा, चूहे को खाएगा। और फिर इसे चूहे को कौन खाएगा, प्रीडेटर जो होता है जो सबसे लास्ट में हुआ वो इसे खाएगा। और इसके बाद जो सारे चीज़ हैं, जो प्रीडेटर है वो जब मरेगा तो उसको अपघटन कौन करेगा, डिकम्पोज कौन करेगा, तो वो डिकम्पोज़र है। और यही फिर डिकम्पोज करके फिर से पोषक तत्व के रूप में ज़मीन में चला जाएगा और फिर से पौधे को ही मदद करेगा, ट्री को ही मदद करेगा। यही जो है ये फूड चेन कहलाता है, जो फूड चेन। जितनी बातें मैंने बताया है वहीं सबको स्लाइड में लिखा है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से होता है और इसी को फूड चेन कहते हैं। और आहार श्रृंखला में पौधे उत्पादक होते हैं तथा इन उत्पादकों पर उपभोक्ता आहार के लिए निर्भर होते हैं। जो सारे बताया है वही चीज़ यहाँ टाइप किया हुआ है। कुछ जीव जो होते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में एक से अधिक स्तर में रहते हैं।
अभी पिछली स्लाइड में देखा था, एक से अधिक स्तर में रहते हैं, जैसे वो सांप और बाज था, वो तृतीय स्तर में थे। पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतरता के लिए एक संतुलित आहार श्रृंखला अति आवश्यक है। जीवों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा अनेक प्रजातियों से भोजन प्राप्त करने के कारण आहार श्रृंखला में जटिलता आ जाती है, जिससे फूड वेब बनता है। जब वो जटिल हो जाएगा, एक ही जो तरह के जीव हैं वो दूसरे दूसरे जीव को खाते हैं, तो उससे जो फूड चेन होता है वो जटिल हो जाता है, जिसे फूड वेब कहते हैं। और जो पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में जितनी अधिक जटिलता होगी, जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी और वो पर्यावरण के संतुलन के लिए उतने ही अधिक होगी। तो ये सारी बातें मैंने पहले भी बताया था और आज एक स्लाइड में फिर से बता दिया हूँ। फिर से वही चीज़ है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और जो एपेक्स है, प्रेडेटर जो है, उसके बाद डिकम्पोजर, फिर से यह डिकम्पोजर यहाँ चला जाएगा, वही एक ही बात है। ये स्लाइड बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रासलैंड का बायोम दिया गया है, पॉन्ड का बायोम दिया गया है और ओशन बायोम दिया गया है। तो जो ग्रासलैंड का है, इसे तो मैंने पहली बार कई बार देखा है। जैसे ग्रास है, ग्रास हॉफर उसको खाएगा, उसको रैट खाएगा, उसको स्नेक खाएगा, उसको बाज खाएगा। लेकिन पॉन्ड का कभी नहीं देखा है। तो पॉन्ड देखिए, पॉन्ड में सबसे पहले अलगी आएगा, अलगी को मॉस्क्यूटो खाएगा, मॉस्क्यूटो को ड्रैगन फ्लाई खाएगा, ड्रैगन फ्लाई को फिश खाएगा, फिश को रैकून खाएगा। ठीक है, ये पॉन्ड का बायोम है, इसे याद रखें। और ओशन का बायोम भी मैंने बताया है पिछली वीडियो में। फाइटोप्लैंक्टन, उसको जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को फिश खाएगा, फिश को सेल खाएगा और सेल को शार्क खाएगा या वेल खाएगा। ठीक है, तो ये फूड चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास का मतलब हुआ कि इसमें अभी तो विकास हो, मतलब भविष्य को देखते हुए विकास करना। अभी की ऐसा नहीं हो कि अभी सारे संसाधनों को यूज कर लें और भविष्य के लिए कुछ नहीं बचे। मतलब भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए संसाधनों का ऑप्टिमम यूज जो होता है, वही सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें निर्धनता को घटाना भी आता है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण है भी है, जैव विविधता का संरक्षण भी सतत विकास के तहत ही आता है। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। जो सतत विकास है, जो पीपुल के हंगर को आप कम करिए, उसको डिग्निटी दीजिए, उसे इक्वलिटी दीजिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करिए, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करिए, जिससे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए जो इन्वायरमेंट हो वो शुद्ध रहे। इसमें आपको पीस भी आता है, जैसे कि शांति बनाए रखें, उसमें प्रोस्पेरिटी, जो समाज की प्रोस्पेरिटी है, ह्यूमैनिटी है, नेचर की, उसे बनाए रखें, पार्टनरशिप बनाए रखें। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो पृथ्वी को आगे की भविष्य के लिए भी बचा कर रखना, ऐसे संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि आज तो विकास हो ही, डेवलपमेंट आज तो हो ही, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। ऐसा ना हो कि पानी को हम लोग इतना यूज कर लें कि आने वाले जो पीढ़ी हैं उनके लिए वाटर बचे ही नहीं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ामों में, एसएससी में कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लगभग 6 तक पूछा गया है। जैसे पहला है कि पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी को ख़त्म करे। दूसरा है कि ज़ीरो हंगर होना चाहिए। तीसरा है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होना चाहिए। चौथा है कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, इसे याद रखें, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, पांचवा जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद छठा है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। आठवां है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। नौवां है कि इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत 17
गोल निर्धारित किए गए हैं जिन्हें आप यहाँ स्लाइड में पढ़ सकते हैं, जिसमें ये लाइफ बिलो वाटर को भी ये भी पूछा गया है और लाइफ ऑन लैंड ये भी पूछा गया है कि कितने नंबर का है, तो 14 नंबर और 15 नंबर ये याद रखें और शुरू में लगभग 6 तक याद रखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जेंडर इक्वलिटी 5 जरूर याद रखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 4, गुड हेल्थ एंड वेलबींग 3 और जीरो हंगर 2 और पहला तो याद ही रहेगा कि नो पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सर्वाधिक अस्थायी है जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें सबसे अस्थायी कौन है? तो सबसे अस्थायी जो है वो महासागर है, क्योंकि इसमें जैविक घटक भी मौजूद हैं और अजैविक भी मौजूद हैं। ठीक है, इसमें अजैविक और जैविक दोनों मौजूद होने के कारण ही महासागर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी है। मरुस्थल जो अस्थायी नहीं है, पर्वत भी अस्थायी नहीं है, वन भी अस्थायी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ आता है, जिसमें यदि जैविक घटकों को भी पोषण के आधार पे बांटा जाता है तो इसमें स्वपोषी और परपोषी आएगा, और यदि इसे क्रियाशीलता के आधार पे बांटा जाए तो इसमें आ जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसके बारे में कई बार मैंने बता चुका है। और अजैविक घटक में देखिए कि जलवायु तत्व आता है, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो जैविक और अजैविक ये दोनों जो है वो महासागर में होते हैं। ठीक है, ये दोनों महासागर में होते हैं, जैविक और अजैविक। इस कारण से जो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी कौन है? अस्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसमें महासागर था ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा लोगो आरंभ किया गया है? तो वो है इको मार्क। ठीक है, इको मार्क जो कि इको फ्रेंडली होता है, ये मार्क है। ठीक है, इको मार्क। तो जो इको मार्क होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ है। डेट याद रखें कब स्टार्ट हुआ है, 1991 में। 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है और अभी तक 17 प्रोडक्ट के लिए इको मार्क मिला है। इको मार्क कितने प्रोडक्ट के मिला है? तो 17, ये याद रखें। कुछ और मार्क्स हैं जिन्हें पूछा जाता है, जैसे BIS बी जो हॉल मार्क है ये पूछते हैं, एग मार्क पूछते हैं, ISI मार्क पूछते हैं और FPO मार्क पूछते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो एग मार्क होता है वो जो एग मार्क होता है इसे 1937 से स्टार्ट किया गया था। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या गार्डनिंग मार्केटिंग एक्ट जो है 1937, इसी के तहत पहली बार एग मार्क जो है इसे लागू किया गया था, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लागू होता है एग मार्क। वहीं जो ISI मार्क होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जो है वो ISI मार्क देती है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए होता है और ये पहली बार 1955 से स्टार्ट है। ISI मार्क कब से स्टार्ट है? 1955 से, और देता कौन है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है कि BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क ये किसके लिए होता है? तो ये ज्वेलरी के लिए होता है, जो 100% शुद्ध ज्वेलरी होता है, गोल्ड और सिल्वर का। इसके लिए BSI हॉलमार्क दिया जाता है, जो कि आपको शुद्धता की जानकारी देता है। और इसे देता कौन है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये जो गोल्ड के लिए जो था ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और सिल्वर के लिए 2005 में स्टार्ट हुआ था। डेट याद रखें, ये पूछा गया है। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो ये 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। कब? 1986। और जो FPO है ये फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये पहली बार 1955 से दिया जा रहा है, जो FPO मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है? आत्मनिर्भरता होती है, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना,
तीसरा ऑप्शन है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उनका गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे। तो यही सही ऑप्शन है। मैंने पिछले भी बताया कि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है अभी यूज करें और फ्यूचर के लिए भी बनाए रखें उसे, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो ना रहे। तो यही होगा, गुणवत्ता उसकी अक्षुण्ण रहे और अभी उसका प्रयोग भी करें। तो यही कहलाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है इसमें इम्प्रूव करते हैं जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, जो पर्यावरण का हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में अंधाधुंध प्रदूषण फैलाया जाए, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होगा। मिनिमाइजेशन करते हैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का, जो पर्यावरण पे इम्पैक्ट ना पड़े, जो कृषि का ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग ना करें जिससे पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और इससे रिड्यूस करते हैं जो इन्वायरमेंटल रिस्क होता है, इसको रिड्यूस करते हुए यदि कृषि किया जाए तो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम करें, मतलब कम में, मतलब पूरा का पूरा उसे यूज करें, ऐसा ना हो कि पूरा यूज ना करें। तो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो रिसोर्सेज का वो यूज करें, उसे कंजर्व भी करें, कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। जो उसके बाद है कि हाई प्रोडक्शन होना चाहिए, बेनिफिट हाई प्रोडक्शन बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके बाद लो कॉस्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, मैंने कॉस्ट जो है कम लगे लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। इम्प्रूव होना चाहिए फूड प्रोडक्शन का, ऐसा नहीं हो कि फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है और इसे कहेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो नहीं, फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तभी वो कहलाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाएगा? तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन नहीं छोड़ता है। यदि श्वसन करेंगे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, तो यही ऑप्शन बनेगा, ये बी ऑप्शन सही है। जैविक पदार्थों का यदि क्षय होगा तो इससे CO2 अवश्य निकलेगा, ठीक है, और ज्वालामुखी होगा तो CO2 तो निकलेगा ही, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। जो कार्बन साइकिल है इसमें जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन करता है और एटमॉस्फेयर से CO2 लेके और ऑक्सीजन देता है, और यही जो एनिमल्स जो रिस्पायरेशन करता है उसके बाद एनिमल भी डिकम्पोज होके फॉसिल फ्यूल बने होता है, और यही फॉसिल फ्यूल फिर यहाँ जाता है, ये इंडस्ट्री में जाएगा और यही फॉसिल फ्यूल फिर कंबशन होके CO2 कन्वर्ट होता है, और यही CO2 फिर यहाँ प्लांट के द्वारा ग्रहण करके इसे फिर से एनिमल को दे दिया जाता है। तो यही होता है कार्बन साइकिल। जो कार्बन है वो कैसे चली? तो कार्बन पहले चली जो ज़मीन से था उससे फॉसिल फ्यूल निकले, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयले हो गए, ये सारी इंडस्ट्रीज में गई, वहाँ से जब CO2 निकला, इंडस्ट्रीज से जब CO2 निकला तो इसे जो पेड़ था वो एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को छोड़ा, और जिससे ऑक्सीजन छोड़ा तो एनिमल जो है वो रिस्पायरेशन किया, और जब एनिमल भी डिकम्पोज होगा तो फॉसिल फ्यूल ही बनेगा, और जो प्लांट भी डिकम्पोज होगा तो फॉसिल फ्यूल ही बनेगा, तो यही कार्बन साइकिल बन गया, एक साइकिल के रूप में बना, इसीलिए इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध या एवं मिलावटी रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहारजनक हो, तो ऑप्शन सी इसका बनेगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और जो इको मार्क है वो 17 प्रोडक्ट के लिए दिया है, 1991 से स्टार्ट हुआ और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Rio+20 किससे संबंधित है? तो Rio+20 जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये है Rio+20। जो Rio+20 है वो शॉर्ट नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रियो डे जनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ 2012 में एक जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हुआ था जिसमें डिफाइंड किया गया था
कि इसमें सेफर, मोर इक्विटेबल एंड क्लीन, ग्रीनर एंड मोर प्रस्पेरस वर्ल्ड को देखेंगे हम। इस पे बात किया गया था कि वर्ल्ड को एक ऐसा बनाएंगे जो अधिक सेफ हो, अधिक इक्विटेबल हो, अधिक क्लीन हो, अधिक ग्रीनर हो, मोर प्रस्पेरस हो। इसके बारे में बात की गई थी Rio+20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1986 में, 1986। कुछ एक्ट्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वन्य जीव है संरक्षण वो 72 में, और वन संरक्षण 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, याद रखें। वैसे तो अधिकतर जो है वो पूछे ही गए हैं, लेकिन ये पूछा गया है। जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 कई एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय वन अधिनियम कब है? तो वो 1927 है। जल उपकर अधिनियम कब हुआ लागू? तो वो 1977 है। सेंट्रल वॉल ऑफ वाइल्ड लाइफ कब हुआ? तो वो 1952 है। वो वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो वो 1877 में है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन है जो पृथ्वी में कार्बन चक्र के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? तो पीछे भी हमने इसे देखा है कि रेस्पायरेशन से भी मिलता है कार्बन, ज्वालामुखी से भी कार्बन मिलेगा, जैव पदार्थ का जब अपक्षय होगा तब भी कार्बन मिलेगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्लांट है वो CO2 को एब्जॉर्ब करके O2 को निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस कारण इसका ऑप्शन सी बनेगा, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 वही कार्बन साइकिल है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NE का फुल फॉर्म क्या है? NEA, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी या फिर नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी या एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें कहा गया है कि जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा यूज किया जाए जिससे भविष्य को देखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वर्तमान की आवश्यकताएं भी ना पूर्ति हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वर्तमान में इतना कर ले कि भविष्य के लिए बचे ही नहीं। तो इसका मतलब धारणाएं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से यूज करें कि जो अभी है उसमें फ्यूचर की संभावनाओं को देखिए, फ्यूचर को देखते हुए यूज किया जाए कि फ्यूचर में भी वो चीज़ बचा रहे। ऐसा नहीं हो कि पानी का यूज अभी ज़्यादा कर लिया और बाद में हो कि पानी ना बचे। तो ये सस्टेनेबल विकास हुआ। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो संवेदनशील से किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से वही क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन देता है? तो ए देगा, ज्वालामुखी देगी, श्वसन देगी, जैव पदार्थ का क्षय देगा। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो कई पार्टों में बटा हुआ था, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये कई सारे पार्टों में बटा होता है। जो वायुमंडल जो है वो कई सारे पार्टों में बटा है।
वायुमंडल जो है वो कुछ नहीं है, वो गैसों का समूह ही होता है। जो वायुमंडल है वो क्या होता है, वो गैसों का समूह ही होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ही यहाँ जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर यदि वायुमंडल नहीं होता तो जो सनलाइट आती है, तो सनलाइट आने के बाद सनलाइट तो चली जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे गैसेस हैं वो सनलाइट को कुछ जाने देती हैं और कुछ रोक लेती हैं, जिससे ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन वहीं आजकल CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से पृथ्वी गर्म होते चला जा रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये बच्चे से ही पढ़ते आए हैं। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 20.9%, लगभग 21%, आर्गन का 0.09%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये याद रखना है, तो आर्गन जरूर याद रखें, 0.90%। उसी का न्यू स्लाइड है। ऑक्सीजन जो है वो 21% लगभग, और आर्गन जरूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछा गया है, 0.9%, ठीक है। आर्गन 9.3 या 9.4 जो भी याद रखें, तो आर्गन जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु क्या है? तो वायु इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। एयर में कई सारे गैस हैं, तो ये क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है गैसों का। तो हमने 20 क्वेश्चंस देखे पार्ट 3, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।